अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय वास्तुकला के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य अध्ययन किया जाएगा। स्मरणीय तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। जानकारी से जुड़े रहने के लिए परीक्षाओं से संबंधित, जीके जीएस से संबंधित टॉपिक प्रश्नोत्तर चैनल पर उपलब्ध कराए जाते हैं। जानकारी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपना अखंड भारत चैनल। ध्यान दीजिए, भारतीय वास्तुकला के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य, स्मरणीय तथ्य। कला शब्द का आशय प्रकटीकरण के संदर्भ में है। ये जो कला शब्द है, कला शब्द का आशय प्रकटीकरण के संदर्भ में है, यानी ऐसी कृति का निर्माण जिससे कुछ अभिव्यक्ति हो सके, वह कला है। जिससे कुछ अभिव्यक्त हो सके वह कला है। तो ये हो गया कला शब्द। वस्तु शब्द का अर्थ है बसने की जगह से है। अब यहाँ पे वस्तुकला के बारे में, तो वस्तु शब्द जो है, इसके पहले कला बताया है। वस्तुकला शब्द का अर्थ है बसने की जगह से है, और स्थापत्य शब्द वस्तु का ही पर्यायवाची है। स्थापत्य शब्द जो है वस्तु का ही पर्यायवाची है। तो ये हो गया वस्तु शब्द। सैंधव कला। तो सैंधव कला के बारे में, सैंधव कला उपयोगिता मूलक थी। सैंधव कला जो है यह उपयोगिता मूलक थी। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर निर्माण, यानी सिंधु सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर निर्माण योजना एवं जल मल निकास प्रणाली थी। तो यह हो गया सैंधव कला के बारे में। जानते हैं सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता की नगर योजना में दुर्ग योजना, स्नानागार एवं अन्नागार जैसे विशाल भवनों की योजना से पता चलता है कि प्राचीन काल में ही भारत ने वास्तुकला के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति कर ली थी। तो ये हो गया सिंधु सभ्यता की नगरीय योजना। हड़प्पा सभ्यता के बारे में इस प्रकार से, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय क्षेत्र के दो हिस्से थे, पश्चिमी टीला और दूसरा है पूर्वी टीला। तो ये हो जाता है हड़प्पा सभ्यता के नगरीय क्षेत्र के दो टीले थे। पश्चिम टीला की बात करें तो पश्चिमी टीला पूर्वी टीला की अपेक्षा ज्यादा ऊंचाई पर बसा था तथा यह दुर्गकृत होता था। पश्चिमी टीला। वहीं पर हड़प्पा सभ्यता के समस्त नगरों की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। इसे ग्रिड प्लानिंग कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की समस्त नगरों की जो सड़कें हैं उनके बारे में रहा। यहाँ पर हड़प्पा काल में भवनों में पक्की और निश्चित आकार की ईंटों के प्रयोग के अलावा लकड़ी और पत्थर का भी प्रयोग होता था। वहीं पर हड़प्पा सभ्यता में 2 मंजिला भवन, सीढ़ियां तथा कच्ची पक्की ईंटें थीं, किंतु गोलाकार स्तंभ और घर में खिड़की का चलन नहीं था। तो ये हो गया हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यहाँ पर वहीं बात करें वैदिक कला की, तो यहाँ पर वैदिक काल की बात करते हैं। वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल जो है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व वैदिक काल स्थापत्य कला की दृष्टि से ह्रास का काल है। वैदिक काल, वैदिक
वैदिकोत्तर काल के दो महत्वपूर्ण अवशेष हैं। पहला है विहार में राजगृह है शहर की किलाबंदी। ये जो किलाबंदी है 6 से 5वीं शताब्दी की पूर्व में, तथा वहीं पर प्राचीन कलिंग नगर की राजधानी शिशुपालगढ़ की किलाबंदी है। यह हो गया वैदिकोत्तर काल के बारे में। अब यहां से आगे बढ़ते हैं अशोक के काल में। अशोक के काल में संगत राशि और पत्थर पर नक्काशी फारस की देन थी। अशोक के काल में संगत राशि और पत्थर पर नक्काशी फारस की देन थी। पाटलिपुत्र में एक विशाल इमारती लकड़ी की दीवार के अवशेष मिले हैं जिससे राजधानी को घेरा गया था। पाटलिपुत्र के अंतर्गत मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक जो है, मेगस्थनीज की इंडिका तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र में भव्य राजप्रसाद होने का जिक्र है, जिसमें 80 खंभे हैं। जो पिलर होते हैं खंभे हैं, 80 खंभे थे। मौर्यकालीन स्तंभ है आज भी कला के उत्कृष्ट नमूने हैं, जिनमें सारनाथ का स्तंभ सबसे विशिष्ट है। तो ये रहा मौर्य काल अशोक के बारे में कुछ पॉइंट। यहां से आगे बढ़ते हुए ध्यान दीजिएगा, इन स्तंभों पर एक खास तरह की पालिश जो उस समय की थी उसे ओक कहा जाता था। ये जो स्तंभ है इसके ऊपर जो पालिश किया गया था, इन स्तंभों पर एक खास तरह की पालिश है जिसे ओक कहा जाता था, पालिश की गई थी, जिससे इनकी चमक धातु जैसी हो गई। किंतु पालिश की यह कला समय के साथ लुप्त हो गई। ये जो पालिश की उस समय की कला थी, ये समय के साथ लुप्त हो गई। इससे पहले ये जो पालिश थी इसे ओक कहा जाता था। इस पालिश को गुफा चैत्य। अब यहाँ पे बात करते हैं गुफा चैत्य की। तो गुफा चैत्य स्तूप विहार जो निवास का स्थान होता है उसे विहार कहा जाता है। विहार राज्य अलग है और विहार एक स्थल के जो जरिए जहाँ पे निवास किया जाता है उसे विहार के रूप में भी कहा जाता है। तो यहाँ पे गुफा चैत्य स्तूप विहार आदि बौद्ध वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। अशोक महान ने बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं जो इस प्रकार हैं। 4 गुफाएं लोमस ऋषि, अगला है सुदामा गुफा, अगला है तीसरा है कर्ण चौपर और विश्व झोपड़ी गुफा। जबकि अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुफाओं का निर्माण आजीवकों हेतु करवाया। दशरथ ने 3 गुफाओं का और अशोक ने 4 गुफाओं का। ध्यान दीजिएगा, मौर्योत्तर काल में पुणे जिले यानी जो महाराष्ट्र में आता है, इसके काले में एक अन्य गुफा का उत्खनन किया गया, जिसमें एक विशाल प्रार्थना कक्ष या चैत्य सामने आया। मौर्य काल का जो उत्खनन किया गया इसी में सामने आया है। कहां? महाराष्ट्र के अंतर्गत जो जिला है पुणे जिले में। चैत्य एक प्रधान, तो यहां पर जो चैत्य एक प्रार्थना हॉल या सभा स्थल है। क्या है? चैत्य जो है एक प्रार्थना हॉल या सभा स्थल है, जबकि स्तूप समाधिनुमा भवन है, जिसमें बौद्ध धर्म के पवित्र व्यक्ति की अस्थियां आदि रखी जाती हैं। तो यहाँ पे चैत्य और स्तूप के बारे में बताया। पॉइंट
भाजा पुणे जिला, जो भाजा है और यहाँ पे पूरा पुणे जिला, भाजा की गुफाओं से प्राप्त चैत्य हॉल उल्लेखनीय है। जो कमरे मिले वहां पे उल्लेखनीय है। हर्णिका की बात करें तो हर्णिका मेधी तथा वेदिका स्तूप स्थापत्य से जुड़े शब्द हैं। ये जो हर्णिका है, मेधी तथा वेदिका स्तूप स्थापत्य से जुड़े शब्द हैं, हर्णिका। वहीं पर सारनाथ की एकासम वेदिका तक्षशिला की वेदिका के साथ साथ है। सांची स्तूप भरहुत स्तूप आदि अशोककालीन स्तूप हैं। वहीं शुंग शासकों, तो यहाँ पर जब शुंग शासकों ने ब्राह्मण मतावलंबी होते हुए भी भरहुत सांची जो मध्य प्रदेश में आता है तथा बोधगया जो बिहार में है, इसके स्तूप निर्माण में सहयोग किया। आगे फाहियान एवं ह्रेनसांग के विवरणों से पता चलता है कि कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर, जो राजधानी पुरुषपुर, पेशावर भी इसे कहते हैं, पेशावर जो पुरुषपुर में ऊंचा स्तूप बनवाया था। आगे महाराष्ट्र के लोनावाला इलाके में हर यात्री की पहाड़ियों में काले भाचे अजंता आदि, जो अजंता गुफा है, अजंता आदि जगहों पर कला के नए रूप पल्लवित हुए, जिसे रॉक कट आर्किटेक्चर शैली कर्तन कहते हैं। यानी पहाड़ को काटकर मंदिर चैत्य स्तूप बनाना। आगे चलिए। पीतल खोड़ा की गुफाओं के चैत्य में लकड़ी का प्रयोग किया गया था। वहीं गुप्त काल के दो प्रमुख स्तूप सारनाथ में धमेक स्तूप और राजगीर में राज्य संघ की बैठक स्तूप प्रसिद्ध है। आगे चलेंगे तो मंदिर निर्माण का प्रसार। तो यहाँ पर जब मंदिर निर्माण का जब प्रसार काल आया तो मंदिर निर्माण का प्रसार तो मौर्य काल से ही शुरू हो जाता है, किंतु गुप्त काल में जाकर मूल रूप से संरचनात्मक मंदिर निर्माण की शुरुआत मानी जाती है। आगे छठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला शैली लगभग एक समान थी, लेकिन छठी शताब्दी के बाद प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न शैली के तहत मंदिर निर्माण हुए। आगे नागर द्रविड़ और वेसर शैली मंदिर निर्माण की तीन शैलियां शामिल हैं, जिसमें द्रविड़, वेसर शैली और जो है ये शैलियां शामिल हैं। नागर शैली उत्तर भारत में, वहीं द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत में, तथा बेसर शैली की बात करें तो बेसर शैली मध्य या दक्कन भारत में प्रचलित थी। बेसर शैली वस्तुत्व नागर और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप है। तो नागर और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप है कौन सा? तो बेसर शैली। नागर शैली की पहचान संबंधी विशेषताओं में उठता हुआ विमान एवं यानी जो है यहाँ पे उठता हुआ विमान एवं शिखर नुमा छत महत्वपूर्ण है। इसे अनुप्रस्थिका एवं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। उत्थापन जो है यहाँ पे उत्थापन जो शब्द का प्रयोग किया गया है, उत्थापन
समन्वय भी कहा जाता है इसे। आगे नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। कैसे होते हैं? चतुष्कोणीय होते हैं नागर शैली के मंदिर। द्रविड़ शैली, वहीं पर द्रविड़ शैली के मंदिर पिरामिडी नुमा एवं बहु मंजिला होते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिर। चोल काल में चलते हैं। यहाँ पे चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर 1000 वर्षों से द्रविड़ शैली का जीता जागता उदाहरण है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली की दीर्घकालिकता 18वीं शताब्दी तक बनी रही। दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली की जो है। आगे चलेंगे तो बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। बेसर शैली के मंदिरों का आधार से शिखर तथा गोलाकार या अर्धगोलाकार होता है। बेसर शैली मंदिर। आगे ओडिशा नहीं, यहाँ पे ओडिया की बात करेंगे। पहले यहाँ पे ओडिया में चलते हैं। ओडिया वास्तुकला की पहचान में देउल, जगमोहन, नट मंडप और भोग मंडप और परकोटा तथा ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल शामिल है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर इस शैली के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। यह हो जाता है ओडिया वास्तुकला के बारे में। आगे बात करें तो अर्धगोलाकार पीठ और मंडोवार एवं गुजरात उपशैली की मुख्य विशेषताएं हैं। अर्धगोलाकार पीठ। आगे यहाँ पे गुजरात उपशैली के प्रमुख उदाहरण हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, कुंभरिया का पार्श्वनाथ मंदिर तथा मेढेरा का सूर्य मंदिर शामिल है। ये हो गया यहाँ पे गुजरात उप शैली के प्रमुख उदाहरण में। आगे चलते हैं तो आगे उरुश्रृंग व अंतराल बुंदेलखंड स्थापत्य की प्रधान विशेषता है। उरुश्रृंग। वहीं पर खजुराहो के मंदिर की बात करते हैं। खजुराहो के मंदिर निर्माण में पन्ना खदान के स्थानीय गुलाबी व मटमैले ग्रेनाइट एवं लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। किसमें? तो खजुराहो के मंदिर निर्माण में। वहीं खजुराहो के समस्त मंदिरों के काल, वहीं पर अगर बात करते हैं तो खजुराहो के समस्त मंदिरों के कला एवं तकनीक व प्रसिद्धि की दृष्टि से कंदरिया महादेव मंदिर को सर्वोत्तम आकारा गया है। खजुराहो के बारे में यहाँ पे था कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। आगे बताते हैं। आगे चलेंगे तो होयसल शासकों के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और पॉइंट को कवर करेंगे भाग नंबर 2 में। तो एपिसोड नंबर 2 में आइए तो यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। यहाँ पे भारतीय वास्तुकला के अंतर्गत बताया गया स्मरणीय तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य बताया गया है जो यूपीएससी, एसएससी, पुलिस, मास्टरी लाइन हो या टीचर हो, अन्य परीक्षाओं से संबंधित पॉइंट को कवर किया गया है। जीके जीएस से संबंधित है, परीक्षाओं में उपयोगी है। जानकारी से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।